हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सॉरी भाई। कैसे हैं बच्चे। हैं और क्या। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। और लेट हो गया भाई आज थोड़ा सा। और आज मेरे प्यारे भाई हम ये पॉलीगन चैप्टर खत्म करेंगे। मेंसुरेशन 2D एंड करेंगे। सवाल नंबर 10। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको मेंसुरेशन, इसके पॉलीगन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे। और मैंने उस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना, पॉलीगन के बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आज की क्लास में बेसिक नहीं, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए सवाल नंबर 10। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। एक पॉलीगन के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। एक बहुभुज के पॉलीगन के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है और कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री है। कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री है। तो आपसे पूछा है बताओ पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या है। करिए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में यह बोला है कि एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल जो हैं वो समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का, सबसे छोटा, यानी कि बाकी के इंटीरियर एंगल 100 डिग्री से ज्यादा होंगे। तो आपसे पूछा है पॉलीगन में भुजाओं की संख्या। सबसे पहले आप ये समझो समांतर श्रेणी क्या है। जैसे सीरीज लिखी हुई है 5, 8, 11, 14, ये एक समांतर श्रेणी जिसमें डिफरेंस सेम हो। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, जिसमें सेम डिफरेंस हो, उस सीरीज को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एपी में है, तो सबसे छोटा 100 डिग्री का है। कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी कि सबसे छोटा 100 डिग्री का है। आगे क्या होगा, अगला 4 डिग्री बड़ा 104 डिग्री होगा। फिर उससे अगला क्या होगा, 108 डिग्री होगा। फिर उससे अगला क्या होगा मेरे भाई, 112 डिग्री होगा, है ना। इस तरीके से होंगे मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आपसे पूछा भुजाओं की संख्या। आपको एक बात पता है कि इंटीरियर एंगल का सम डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड पे, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है। अगर इंटीरियर 100 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। मान लीजिए अगर कोई पॉलीगन है, तगड़ा सवाल है बेटा, कॉमन सवाल नहीं है ये। 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का। तो इससे जुड़ा हुआ ये जो एक्सटीरियर 80 डिग्री का होगा कि नहीं, टोटल 180 होना चाहिए। अगर 104 डिग्री का इंटीरियर है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 में से 104 घटे 76 डिग्री। अगर 108 डिग्री का है तो एक्सटीरियर कितने का होगा, 72 डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। अगर इंटीरियर 112 डिग्री का है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 में से 112 घटा 68 डिग्री का, यानी कि एपी भी तो एपी में हो रहा है। अगर ये 4-4 डिग्री बढ़ रहा है तो 4-4 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है भाई। ये 80 से 76 4 कम हुआ, फिर 72 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ 68, फिर और 4 कम होगा 64 डिग्री मेरे भाई। बस हमें यह देख लेना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। देखो 360 हो गया। अगर आप जोड़ के देखो तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल का सम 5 एंगल में ही 360 डिग्री आ गया। इन 5 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आ गया। भाई आपको उतने ही एक्सटीरियर एंगल लेने हैं जितने एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आ जाए।
ये सब समांतर श्रेणी में 4-4 डिग्री का गैप है, 4-4 डिग्री कम होता जा रहा है। बीच में 72 डिग्री है, यानी कि एवरेज होगा। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 72 है, जोड़ के कितना आएगा? 72 पंजे 360, 360 आएगा मेरे भाई। जोड़ के देख लो, चाहे आप इनको जोड़ के देख लो, 360 आएगा। 80 64 144 76 68 144 144 288 288 72 360, यानी कि इन 5 एक्स्ट्रा एंगल को जोड़ के एग्जैक्ट 360 डिग्री आ गया। यानी कि यही पॉलीगन के 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे, 5। यही पॉलीगन के 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर पॉलीगन में 5 एक्सटीरियर एंगल हैं तो पॉलीगन में 5 ही इंटीरियर एंगल होंगे, 5 ही इंटीरियर एंगल होंगे। और जितने एक्सटीरियर एंगल हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, उतने ही वर्टेक्स होंगे, और पॉलीगन में उतनी ही साइड होंगी। यानी कि पॉलीगन में केवल 5 साइड होंगी। बेटे एक हाई लेवल का सवाल है, दिमाग लगाने वाला। बहुत बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए। तो इस सड़क छाप बालकों से नहीं होने वाला ये, थोड़े बहुत बुद्धि रखने वाले बच्चों से नहीं होने वाला। सिग्मा क्वेश्चन है, गैंगस्टर सवाल ये। एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक्सटीरियर एंगल जो है और कॉमन डिफरेंस 4 है। सबसे छोटा इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा 100 डिग्री का है, बाकी सब 4-4 डिग्री बड़े होंगे। कॉमन डिफरेंस 4 होना चाहिए। अब इंटीरियर एंगल तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम n-2 गुणा 180। लेकिन यह पता है कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो आप एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान दो। जितने एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आएगा, बस वहीं रुक जाओ। हमने एक्सटीरियर एंगल निकाले साथ साथ, 5 एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 360 आ रहा है। यानी कि पॉलीगन में 5 ही एक्सटीरियर एंगल हैं, तो 5 ही साइड होंगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा छोड़ दो और इस बात पे संतोष कर लो कि हमारी औकात से बाहर है सवाल। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन। अच्छा सिद्धू, सिद्धू रिपुंजी, आगे देखेंगे बच्चे। सवाल नंबर 11 करो जी, क्या आंसर है? सवाल के अनुसार दो रेगुलर पॉलीगन की साइड की संख्या का रेशियो 5:3 है। सवाल के अनुसार दो समबाहुभुज हैं, दो रेगुलर पॉलीगन है, भुजाओं का रेशियो 5:3 है। अगला सवाल, सवाल के अकॉर्डिंग यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, अगर पहले बहुभुज है, हां, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल का माप क्या है? सेकंड पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई। सवाल के अनुसार दो पॉलीगन है, उनकी भुजाओं की संख्या जो है वो क्या है? भुजाओं की संख्या 5:3 के अनुपात में दो पॉलीगन है। पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, तो सेकंड पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, पहले बहुगुण फर्स्ट पॉलीगन पे ध्यान दो। पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 156 डिग्री है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो फिर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 में से 156 घटाओ, 180 डिग्री में से 156 घटाने पर आएगा इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता है। 180 माइनस 156 24 डिग्री आ जाएगा। तो पहले पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या आएगी? 360 डिग्री बटे ई, 360 डिग्री बटे ई, 360 बटे 24 यानी कि 15। तो पहले पॉलीगन में भुजाओं की संख्या 15 आ गई, पहले वाले पॉलीगन में। पूछा दूसरे पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल, तो दूसरे पॉलीगन की भुजाओं की संख्या निकालो ना। ये भुजाओं की संख्या का रेशियो दिया है। अगर पहले पॉलीगन में 15 साइड है, 5 के वैल्यू 15, 5 के वैल्यू 15 3 गुना, तो दूसरे पॉलीगन में कितनी साइड है मेरे भाई? 3 गुना 9 साइड होंगी, 9 साइड होंगी। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सेकंड जो हमारा पॉलीगन है उसमें 9 साइड है, 9 साइड सेकंड पॉलीगन में। आपसे पूछा सेकंड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई? क्योंकि अगर साइड पता है तो एक्सटीरियर एंगल आसानी से आ जाएगा। 360 बटे 9 40 डिग्री,
सेकंड पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा मेरे भाई? 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे, एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री। तो सेकंड पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का होगा, और ये आंसर है 140 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है, ये लेटेस्ट एमबीए के पेपर में आया है। सारी मेहनत इस सवाल में हो गई, सारी मेहनत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 पहले कई बार प्री मेंस के पेपर में आया है, पहले टीसीएस के आने से पहले, यानी कि 2014, 15, 16 में। टीसीएस के आने के बाद ये सवाल ऐसे गायब हुआ, जैसे टीसीएस तो जानती ही नहीं भाई तू है कौन, लेकिन फिर भी पहले इसका दबदबा था। तो मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करना, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक आप करना मेरे भाई। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल के अनुसार दो पॉलीगन के साइड की संख्या का रेशियो 2:3 है। सवाल में यह बोला गया है कि दो पॉलीगन के साइड की संख्या का रेशियो 2:3 है। ये दो पॉलीगन के भुजाओं की संख्या का रेशियो है 2:3। आगे सवाल में बोला गया उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो 9:10 है। सवाल के अकॉर्डिंग उनके इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण का रेशियो 9:10 है, इंटीरियर एंगल का रेशियो। तो पूछा है पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या होगी, पॉलीगन के भुजाओं की संख्या क्या होगी, और ये आपके सामने ऑप्शन भी दिए हैं, 8, 12, 6, 9, 4, 6, 10, 15, ये ऑप्शन भी दिए। समझ पाए? दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन हैं, उनकी साइड दो रेशियो दिए, साइड की संख्या का रेशियो दिया है, ये दो रेगुलर पॉलीगन के भुजाओं की संख्या का रेशियो दिया है, और ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, आंतरिक कोण का अनुपात, इंटीरियर एंगल का रेशियो 9:10 है। अब एक बात सुनना, रेगुलर पॉलीगन है ये, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं तो उसके ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? n-2 गुणा 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल का सम होगा। अगर n इंटीरियर एंगल है तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी? बटे n। प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या आएगी? बटे n आएगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब मुझे यहां पे साइड की संख्या दी हुई है, साइड की संख्या ही पूछी है, इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, तो रेशियो को बराबर कर देते हैं भाई। साइड का रेशियो भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, मान लीजिए 2x और 3x। पहले पॉलीगन में 2x साइड है, दूसरे पॉलीगन में 3x साइड है। पहले पॉलीगन में 2x भुजाएं, दूसरे में 3x भुजाएं। आपको पता अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं तो उसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो। अगर पहले पॉलीगन में 2x साइड है, 2x साइड है, तो उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल क्या होगा? 2x - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 2x, 2x - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 2x। क्या आप मेरी बात समझे? ये पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। दूसरे पॉलीगन में 3x साइड है, दूसरे पॉलीगन में 3x साइड है, तो दूसरे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? 3x - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 3x, 3x - 2 गुणा 180 डिग्री बटे 3x, ये आ गया। ये दूसरे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आ गया। ये पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, दूसरे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, और दोनों पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है आपको 9:10, 9:10। दोनों पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का रेशियो आ गया बच्चे। समझ में आया? एक ही बार समझना मेरे भाई, ना समझ में आए तो छोड़ देना। पहले पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला वैल्यू की, दूसरे पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल, रेशियो दिया ईच इंटीरियर एंगल का 9:10। केवल कैलकुलेशन करनी है, 180 डिग्री कट जाएगा, ये x से आपका x भी कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 2x - 2
बटे नीचे 3x-2, नीचे 3x-2, यही है आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। 2x-2 बटे 3x-2, ये बटे 2 दिख रहा है, बटे 3 दिख रहा है ना, ये पलट जाएगा बच्चे। ये 3 जो है बटे में ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। ये 2 तो नीचे है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी 3/2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। बराबर है 9/10। 9/10 कैलकुलेशन करनी, आंसर तो आ ही चुका है। 3 से 9 3 बार चला जाएगा, 2 से 10 5 बार चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6। तो x का मान 10x माइनस x का मान 10 माइनस 6 4 आ गया। x का मान 4 आ गया। अब जब x का मान 4 आ गया, जो मर्जी वो निकाल लो। तो पहले पॉलीगन में साइड आएंगी 4 दूनी 8, दूसरे पॉलीगन में साइड आएंगी 4 तिया 12, 8 और 12। तो दोनों पॉलीगन में भुजाओं की संख्या 8 12 आ जाएगी। ए ऑप्शन 8 12। दूसरे पॉलीगन में साइड, पहले और दूसरे पॉलीगन भुजाओं की संख्या 8 12 होगी। एक्स की जगह 4 रखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आंसर है। बात खत्म। आ गया? अरे क्लियर है? अच्छा सवाल है बच्चों ये। ठीक है ना, पहले आता था, अब ये आना बंद हो गया है। ये वाला करेंगे। एक ये सवाल है आपके सामने, करके दिखाइए बच्चों। एक ये सवाल है आपके सामने, से करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ जल्दी से। बच्चों एक ये सवाल है आपके सामने, जल्दी से करके दिखाइए, इसका क्या आंसर है। फटाफट करके दिखाओ। जैसे सवाल करके दिखाओगे, दूसरा करने के लिए दूंगा। करो।
वेरी गुड वेरी गुड, जो आप कह रहे हैं वही सही आंसर है। सी 12-15, 12-15 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। हाँ जी, 12-15 ही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहां से मैं तीन क्वेश्चन, तीन तीन नहीं 4 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। चारों सवाल मेंस के प्रीवियसर के पूछे गए हैं। चारों सवाल हाईली लॉजिकल हैं, मेंस के प्रीवियसर के पूछे गए हैं। पॉलीगन के कॉन्सेप्ट पर ये थोड़े हटके सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। सवाल के पहला क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ पेंटागन इज 140 डिग्री। पेंटागन यानी कि पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री है, बाकी कोण 1 2 3 4 के अनुपात में। तो सबसे बड़े कोण का साइज कितना है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब आप जानते हैं मेरे भाई, ये होता है पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। ये पेंटागन हो जाएगा 1 2 3 4 5, जिसमें 5 भुजाएं हो। इसका एक एंगल दिया हुआ है, बाकी के एंगल जो हैं वो अदर जो एंगल है 1 2 3 4 के रेशियो में। पूछा सबसे बड़ा एंगल क्या होगा? पहली गन में पेंटागन में सॉरी 5 साइड होती हैं। अगर पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो इसके इंटीरियर एंगल का सम, आंतरिक कोणों के सम का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 5 - 2 गुणा 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होगा, पांचों इंटीरियर एंगल का सम। अब 540 डिग्री पांचों आंतरिक कोणों का योग होगा, इसमें से एक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो बाकी जो अदर इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होगा? अगर पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है तो बाकी अदर इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 400 डिग्री होगा, 400 डिग्री, 400 डिग्री बाकी। यानी कि बाकी जो इंटीरियर एंगल हैं वो 1 2 3 4 के रेशियो में उनका सम 400 डिग्री होगा। अच्छा, टोटल कितना बन रहा है इनका मेरे भाई? टोटल 1 और 2 3 और 3 6 4 10, टोटल बनना है जी 10, टोटल बनना है 10 यूनिट। भाई बाकी के जो एंगल हैं वो 1 2 3 4 के रेशियो में और उनका सम 400 डिग्री है। टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 और 4, टोटल 10 आ रहा है। 10 की वैल्यू 400 डिग्री के बराबर है, तो 1 की जो वैल्यू 40 डिग्री के बराबर है, 10 से भाग कर दें, 1 की वैल्यू 40 डिग्री। हमें सबसे बड़े पे ध्यान देना है, तो सबसे बड़ा आएगा जी 4 यूनिट। ये सबसे बड़ा आएगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता कुछ। अगर 1 की वैल्यू 40 डिग्री है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 1 का मान है 40 डिग्री, 4 का मान 40 का 4 गुना 160 डिग्री। तो यानी कि सबसे बड़ा एंगल 140 डिग्री से भी बड़ा एंगल आ गया 160, 140 डिग्री से भी बड़ा एंगल आ गया बच्चे 160 डिग्री, और ये आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर दिया तो है सबसे बड़ा, नहीं, 140 डिग्री एक एंगल दिया है, बाकी कोणों में ये वाला सबसे बड़ा निकल गया 160 डिग्री का। बहुत बढ़िया सवाल है। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। ये बताइए जी, ये सब मेंस के प्रीवियसर के क्वेश्चन है, हटके सवाल है बेटा, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो एनी टाइप। और ये केवल ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से हो जाएंगे, फॉर्मूले के अलावा भी नॉलेज चाहिए। सवाल नंबर 15, एबीसीडी इज ए रेगुलर पॉलीगन। एबीसीडी ए एक रेगुलर पॉलीगन है। ओ इज ए पॉइंट इनसाइड द पेंटागन, सॉरी रेगुलर पेंटागन है। एबीसीडी एक रेगुलर सम पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 भुजाएं। अब ओ इसके अंदर कोई पॉइंट है पेंटागन के अंदर, सच दैट एओबी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, की एओबी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पूछा है व्हाट इज एंगल ओईए, एंगल ओईए का मान क्या होगा? एंगल ओईए आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन में आपके सामने एक रेगुलर पेंटागन दिया गया है। पेंटागन आप समझ ही गए, जिसमें 5 भुजाएं हों। ये हो गया मेरे भाई, ये है रेगुलर पेंटागन। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये रेगुलर पेंटागन है।
रेगुलर इसलिए मेरे प्यारे भाई कि इसकी पांचों भुजाएं बराबर हैं। रेगुलर पेंटागन का मतलब जिसकी पांचों की पांचों भुजाएं बराबर हो, पंचभुज, 1 2 3 4 5, ऑल दी साइड आर इक्वल। अब बोला ओ इसके अंदर कोई बिंदु है, इसके अंदर मान लीजिए कोई पॉइंट ये है इस प्रकार से ओ इसके अंदर ये कोई पॉइंट है, ओ इसके अंदर इस तरीके से यहां कोई पॉइंट है, सच दैट एओबी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एओबी इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि मैं ए से ओ को मिलाऊं और मैं ओ से बी को मिलाऊं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तीनों साइड बराबर होती हैं। अब जो साइड ए बी की लंबाई होगी वही ओ ए की लंबाई होगी, वही ओ बी की लंबाई होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रेगुलर पेंटागन की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड है। ऐसा इसलिए हो पाया कि रेगुलर पेंटागन की भी सारी साइड बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी सारी साइड बराबर होती है, और ये वाली साइड जो है दोनों में कॉमन है। ये साइड जो है यहां दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे यस सर, ठीक है जी। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तीनों साइड बराबर होगी रेगुलर पेंटागन की, और सारी साइड बराबर है। जो रेगुलर पेंटागन की साइड है वह इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। पूछा है एंगल ओ ई ए, ओ ये पूछे तो ओ से ई को मिला दो, ओ से ई को मिला दो मेरे भाई, ओ से ई को मिला दो, ओ ई ए ये मिला देते हैं ऐसे, ओ से ई को मिला दो, ओ ई ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओ ई ए, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल क्या होगा, ओ ई ए। ये ओ ई ए ये वाला एंगल आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या आंसर है, फटाफट कौन करेगा। देखो सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो एक बार बताओ, रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। रेगुलर पॉलीगन में 5 भुजाएं, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम 5 - 2 गुणा 180 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, बटे 5, यानी कि एक 180 या 540 डिग्री बटे 5, 108 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होता है। एक बात ध्यान सुनिएगा, एक बात ध्यान से, मुझे ये एंगल निकालना है। ये एंगल आ रहा है ट्राइंगल एओई में, त्रिभुज एओई में, मुझे इसी त्रिभुज पे काम करना है, इसी त्रिभुज पे ट्राइंगल एओई, इसी ट्राइंगल पे काम करना है। रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है ये भी 108 डिग्री का होगा। ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई ये भी 108 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, 108 डिग्री, यही तो इंटीरियर एंगल है। और आपको पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। अगर ये रेगुलर पेंटागन का पूरा एंगल 108 है, 60 डिग्री, तो ये कितना बचा, 108 डिग्री में से 60 डिग्री घटाओ, ये बचा 48 डिग्री का, 48 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 48 डिग्री का आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, ये एंगल 48 डिग्री का आ गया, क्योंकि 108 डिग्री पूरा कोण होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर कोण 60 डिग्री होता है, 108 में से 60 डिग्री घटाए तो ये बच गया 48 डिग्री। लेकिन हमें ये निकालना है। ये एक बात ये भी समझना कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर है, 2 साइड, तो उन बराबर साइड के अपोजिट कोण भी इक्वल होते हैं। 2 साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। इसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, थीटा थीटा। बात समझ में आई, 2 साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं मेरे दोस्त। और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैं इस ट्राइंगल एओई को देखता हूं, एओई को, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली साइड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड और ये पेंटागन, रेगुलर पेंटागन की साइड, ये दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के कोण, यानी कि ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलोगे यस सर बराबर होंगे। ये इस त्रिभुज का एक एंगल 48 डिग्री का, 48 डिग्री का,
तो बाकी दोनों कोण कितने बचे? 180 डिग्री में से 48 घटाओ, बाकी दोनों कोण बचे 132 डिग्री का सम। दोनों बराबर होंगे 132 का आधा, 66 डिग्री, यानी कि दोनों कोण 66 डिग्री के आ गए। ये भी 66 डिग्री आ गए, ये भी 66 डिग्री आ गया। आपसे पूछा एंगल OEA, OEA 66 डिग्री आंसर है पहला ऑप्शन, 66 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है। 54 डिग्री नहीं है बेटा, 66 डिग्री आंसर है। कम से कम सही तो करके बताओ। मजा आया? एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सॉरी आगे चलेंगे। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 16 है। ये बताना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। मजा आया ना सवाल करके? अगला, एक पॉलीगन में इंग्लिश में मिट गया क्या? इन ए पॉलीगन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन वैल्यू ऑफ 8 इंटीरियर एंगल in a polygon value of 8 interior angles is 165 डिग्री each। एक लाइन केशव ने काट दी, सवाल कट करने में। एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से हर एक 165 डिग्री का है और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, बाकी इंटीरियर एंगल 168 डिग्री के हैं। तो आपसे पूछा है पॉलीगन में डायगोनल की संख्या क्या है, पॉलीगन में कितने डायगोनल है। पहली बात तो ये रेगुलर पॉलीगन का सवाल नहीं है, रेगुलर पॉलीगन का सवाल नहीं है। सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स तभी निकलेगा जब आपको यह पता चले कि पॉलीगन में भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। और एक बात कंफर्म है, पॉलीगन में जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही वर्टेक्स होते हैं और उतनी ही साइड होती हैं। अगर किसी पॉलीगन में n इंटीरियर एंगल है तो n एक्सटीरियर एंगल होंगे, n वर्टेक्स होंगे और n ही साइड होंगी। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई, बहुत तगड़ा सवाल। सवाल के अकॉर्डिंग यह बोला गया किसी पॉलीगन के 8 इंटीरियर एंगल है, 8 इंटीरियर एंगल, 8 इंटीरियर एंगल में हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री है, 165 डिग्री। और बाकी जो इंटीरियर एंगल है, बाकी अदर जो इंटीरियर एंगल हैं उनकी वैल्यू 168 डिग्री है, 168 डिग्री है बाकी इंटीरियर एंगल की वैल्यू। पूछा है डायगोनल की संख्या कितनी है। एक बार बताओ भाई, इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ साइड पे। इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोणों का योग डिपेंड करता है भुजाओं की संख्या पे। लेकिन यह बात पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो फिक्स होता है 360 डिग्री, चाहे कितनी भी साइड हो। इस बात से कोई मतलब नहीं है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम इंटीरियर एंगल पे ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे एक्सटीरियर एंगल पे मेरे भाई। अगर पॉलीगन के 8 इंटीरियर एंगल में हर एक की वैल्यू 165 डिग्री है, हर एक की वैल्यू, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 15 डिग्री का होगा मेरे भाई। एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का होगा। बोलो, अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो उससे जुड़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 में से 165 घटाओ, 15 डिग्री का होगा। और ऐसे कितने, अगर 8 इंटीरियर एंगल हैं, अगर 8 इंटीरियर एंगल है मेरे प्यारे भाई, तो 8 एक्सटीरियर एंगल होंगे। 8 एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के कितना आएगा? 120 डिग्री का आएगा। 120 डिग्री का आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आना चाहिए, यानी कि बाकी के जो एक्सटीरियर एंगल है उनको जोड़ के कितना आएगा? 240 डिग्री आएगा। 240 डिग्री, तभी तो 120 जमा 240 360 होगा।
तभी तो 120 प्लस 240 360 डिग्री होगा। भाई मेरे भाई एक पॉलीगन के 8 इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के, बाकी इंटीरियर एंगल 168 डिग्री के। अगर इंटीरियर एंगल 168 डिग्री के हैं तो एक्सटीरियर क्या होगा भाई? 180 डिग्री में से इंटीरियर 168 है तो एक्सटीरियर एंगल होगा 12 डिग्री का। अगर एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का होगा मेरे भाई, और जोड़ के 240 डिग्री आना चाहिए, हर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री होगा, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल है बाकी जोड़ के 240 आना चाहिए। 12 डिग्री हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा, और अदर बाकी जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबको जोड़ के 240 डिग्री आना चाहिए। तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 20 होंगे। 12 गुणा 20 240 होता है। 12 गुणा 20 240, यानी कि बाकी के 20 एक्सटीरियर एंगल और बनेंगे। बाकी के 20 एक्सटीरियर एंगल और बनेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, दिमाग लगाने वाला बेटा, सड़क छाप सवाल नहीं है। बाकी के 20 एक्सटीरियर एंगल और बनेंगे। तो 8 मेरे प्यारे भाई एंगल ये बने और 20 एंगल ये बने। 8 इंटीरियर 8 एक्सटीरियर, 20 इंटीरियर 20 एक्सटीरियर। तो टोटल कितने एंगल बने मेरे भाई? 8 और 20 28, यानी कि इस पॉलीगन में टोटल 28 एंगल होंगे। 28 ही इंटीरियर होंगे, 28 ही एक्सटीरियर होंगे। भाई 8 एक्सटीरियर एंगल ये बने, 20 एक्सटीरियर एंगल ये बने, तो टोटल 8 और 20 28 यहां पे एक्सटीरियर एंगल बने। अगर 28 एक्सटीरियर एंगल बने तो 28 ही वर्टेक्स होंगे, और पॉलीगन में भुजाओं की संख्या भी 28 ही होगी। पॉलीगन में भुजाओं की संख्या भी 28 होगी, यानी कि पॉलीगन में 28 भुजाएं। तो डायगोनल की संख्या कितनी है? डायगोनल क्या होता है? n इंटू n माइनस 3/2। 28 गुणा 28 माइनस 3 25/2, ये पॉलीगन में विकर्णों की संख्या है। 2 से 28 14 बार जाएगा, 14 गुणा 25 आएगा जी 350, यानी कि पॉलीगन में विकर्णों की संख्या 350 है। पहला ऑप्शन आंसर है 350। कितना दिमाग लगाने वाला सवाल है बच्चों जो पूछा एग्जामिनर ने, है कि नहीं दिमाग लगाने वाला? ये करेंगे। सवाल नंबर 17 करो बच्चों। सवाल नंबर है 17, बताएंगे। सवाल नंबर 17 आखिरी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई इस पे, फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा रेगुलर हेक्सागन। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, बताओ। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा। सवाल में क्या बोला है? यदि किसी पॉलीगन के एक आंतरिक कोण को छोड़कर बाकी बचे आंतरिक कोणों का योगफल 2730 डिग्री है, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन ऑफ ए पॉलीगन इज 2730 डिग्री। सवाल में यह बोला गया है पॉलीगन के एक इंटीरियर एंगल को हटा दो, एक इंटीरियर एंगल, बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल है सबको जोड़ के 2730 डिग्री आता है। तो पूछे पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या है, पॉलीगन में कितनी साइड है। सवाल में यह बताया गया कि सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है। यह अजीब सा सवाल है। सवाल देखने में यह लगेगा कि यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यह सवाल मेंसुरेशन का है, नंबर सिस्टम का है। इस सवाल में नंबर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। सवाल में बोला है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एक्सेप्ट वन, एक इंटीरियर एंगल को हटा के, अगर एक इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल हैं सबको जोड़ के 2730 डिग्री आता है। सबका योगफल 2730 डिग्री। बताओ पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितनी है। मान लिया कि पॉलीगन में n साइड है, n। अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसके इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या है? n-2 गुणा 180 डिग्री। ये पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग यह बोला गया कि एक इंटीरियर एंगल को छोड़कर, माना पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल के है, के मान लिया। एक आंतरिक कोण के को अगर हटा दिया जाए
तो बाकी जो आंतरिक कोण है उनका सम 2700 डिग्री है। ये पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम है। अब एक इंटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू k है, एक इंटीरियर एंगल जिसकी वैल्यू k है, अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी जितने इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 2730 डिग्री है, उनको जोड़ के 2730 डिग्री आता है। ये बोला बेटा सवाल में। सवाल को सुनते रहिएगा। एक पॉलीगन में मान लिया n साइड है, पहले आप सवाल समझो, यहां तक तो है मेंसुरेशन, अब आगे सवाल नंबर सिस्टम का है। पॉलीगन में n साइड है, तो n साइड है मेरे प्यारे भाई, तो आंतरिक कोणों का योग क्या आएगा, n-2 गुणा 180 डिग्री। बोला एक इंटीरियर एंगल को छोड़कर, मान लिया कि वो एक इंटीरियर एंगल का मान k है, इसको हटा दिया जाए, k घटा दो तो बाकी का 2730 डिग्री है। n की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर यहां इक्वेशन तो ये एक है, वेरिएबल यहां पे दो हो रहे हैं n और k, कैसे सॉल्व होगा? ये भी तो देखना है कि भुजाओं की संख्या जो होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, इंटीजर। भाई किसी पॉलीगन में जो भुजाएं होंगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, ऐसा थोड़ा ना होगा कि इस पॉलीगन में भाई 6.4 साइड है, नहीं। पॉलीगन में भुजाओं की संख्या हमेशा इंटीजर होती है, तो n का जो भी मान आएगा, हमें n का मान निकालना है ना, वो कैसे आएगा? वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। चलो अब ये हो गया जी n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री बराबर, ये माइनस के को उधर ले जाते हैं, 2730 डिग्री, 2730 डिग्री माइनस के को उधर ले जाएंगे प्लस के, 180 डिग्री बटे में आ जाएगा। तो n-2 बराबर क्या आएगा मेरे भाई? n-2 बराबर आएगा 2730 डिग्री प्लस के बटे 180 डिग्री, 2730 डिग्री प्लस के बटे 180 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चे, समझ में आया? ये -2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, ये -2 राइट साइड में चला जाएगा, तो n की वैल्यू ये आ गई बराबर +2, बराबर ये +2, ये n की वैल्यू आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? यस और नो? आप बोलोगे यस सर, एकदम करेक्ट बात समझ में आ गई। हमें यहां से n का मान निकालना है। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। n का मान इंटीजर आना चाहिए और पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, यानी कि k की जो भी वैल्यू होगी, ये k है, k की जो भी वैल्यू आएगी होगी वो 180 डिग्री से कम होगी। ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक बार बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से। k का मान 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता और नंबर ऑफ साइड इंटीजर आनी चाहिए। ये 2730 डिग्री प्लस k को 180 से भाग करूंगा तो क्या होगा? एक बार बताइए, ये 2730 डिग्री है, 2730 डिग्री प्लस k, इसको 180 से डिवाइड करना है। आपको ये बात पता है कि 180 को 15 से गुणा करो तो 2700 आता है, 2700 आता है कि नहीं आता है? यस और नो? भाई 2730 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2700 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस के, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली। भाई 27 तो 180 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 27 तो 180 से पूरा का पूरा कट जाएगा 15 बार है, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 15 बार कट जाएगा। मुझे के का मान ऐसा लेना है कि ये मेरे भाई ये नंबर भी 180 से पूरा पूरा कट जाए। ये नंबर जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 180 से पूरा पूरा कट जाए। ये नंबर ऐसा होगा कि 180 से पूरा पूरा कटेगा तभी तो इंटीजर आएगा। अगर ये नंबर 180 से कटा ही नहीं तो डेसिमल में आएगा, जबकि साइड डेसिमल में हो नहीं सकती मेरे दोस्त। तो मुझे के की वैल्यू ऐसी लेनी होगी कि 2730 डिग्री प्लस के 180 से पूरा पूरा कट जाए। भाई 2700 तो 180 से पूरा कट जाएगा 15 बार, के की जगह क्या रखें कि 180 से कट जाए 150 डिग्री। अगर मैं के का मान 150 रखूंगा, 30 जमा 150 180 कटेगा ना, 180 से एक बार कटेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि मुझे अगर इस सवाल में के का मान पूछा होता, वो इंटर एंगल पूछा होता तो आंसर आता 150 डिग्री का, लेकिन सवाल में पूछा नहीं है। चलो ये अच्छी बात है दोस्त। अगर मैं यहां के की जगह 150 डिग्री रखूंगा तो ही 180 से पूरा पूरा कटेगा 16 बार। भाई 2700 डिग्री 15 बार कट जाएगा,
ये हो जाएगा 2880, 16 बार कटेगा तो n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा 16 + 2 18। तो पॉलीगन में 18 साइड होंगी इंटीजर। सवाल का आंसर 18 है, सी ऑप्शन 18। गजब का सवाल है यार। अगर मैं यहां k की जगह 150 रखूंगा, 150, तो ये 180 से पूरा पूरा कट जाएगा कि 2700 180 से कट गया 15 बार, 2730 है, बच गया 30, 30 और 150 180, 180 भी 180 से कट जाएगा एक बार, तो 15 जमा 1 16 बार पूरा कट गया, 16 जमा 2 18, n की वैल्यू 18 हो जाएगी। 17 आंसर नहीं है, सवाल का आंसर 18। गजब का सवाल है भाई। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां तो मेंसुरेशन का एक फॉर्मूला लगा, बाकी सब नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। समझ नहीं आया तो स्किप कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। सवाल तगड़ा है, सवाल तगड़ा है मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। आगे चलते हैं। सर जी आपकी कैलकुलेशन वाली बुक बहुत छोटी सी अच्छी लग रही देखने में, देखिए आप लोगों ने ये कैलकुलेशन, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, कैलकुलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स डाले इसमें। सर डाउनलोड फंक्शन अपग्रेड करिए, बहुत स्लो होता है सर डाउनलोड फंक्शन। ठीक है पीयूष सिन्हा जी, ये बात मैं केरविल टेक्निकल टीम तक पहुंचाऊंगा। अच्छा सवाल था। इसी के साथ ये खत्म होता है मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेगुलर हेक्सागन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समषटभुज, समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समषटभुज। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसपे एग्जामिनर मेरे भाई खुश होके अलग से सवाल पूछता है। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसपे एग्जामिनर अलग से सवाल पूछता है मेरे भाई, खुश होके अलग से। यानी कि बाकी किसी पे सवाल नहीं आएगा। ट्राइंगल क्वालिटल तो चलो सिंपल है, पेंटागन पे बाकी किसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल रेगुलर हेक्सागन पे सवाल आएगा अलग से। इसलिए आपको रेगुलर हेक्सागन बहुत डिटेल में पढ़ना है, अलग से पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। मुझे बताओ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जल्दी से बताए रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, बताओ बच्चों। यही मान लेते हैं। यस, ये रेगुलर हेक्सागन है मेरे भाई, ये है रेगुलर हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन है। ए बी सी डी ई एफ, ध्यान सुनिएगा, मैं एक ही में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। नाम में क्लियर है, सम सटभुज, सट मतलब 6 होता है हिंदी में, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और 6 की 6 बराबर हो। एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 6 साइड और 6 की 6 बराबर हो, उसे हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। यानी कि अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। अगर रेगुलर पॉलीगन के हर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे भाई? रेगुलर पॉलीगन में 6 साइड हैं
तो एक्सटीरियर एंगल आएगा भाई 360 डिग्री बटे 6, 60 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। अगर रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा? भाई साहब ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा? 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे 120 डिग्री, 180 में से 60 घटाएंगे 120 डिग्री होगा। तो रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर 60 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण 120 डिग्री का होगा। रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल मेरे प्यारे भाई 120 डिग्री का होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक हमें ये बात क्लियर है। यानी कि रेगुलर हेक्सागन का सॉरी, ये 120 डिग्री का, ये भी 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 120 डिग्री का। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। ये भी 120 डिग्री, 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 ये भी 120 डिग्री। हर एक 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, इसमें एक धेले का हमको डाउट नहीं है, एक भी धेले का जो डाउट है। अब आगे चलेगा मेरे भाई, सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की, हम यहां पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई डायगोनल्स की। डायगोनल्स की रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं मेरे भाई? ये बताओ कितने डायगोनल है? अगर 6 साइड है तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2 यानी कि 18/2, 9 डायगोनल्स है। रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल। अब इसमें ना दो टाइप के डायगोनल होते हैं, दो टाइप के डायगोनल। एक होते हैं बड़े डायगोनल, एक होते हैं छोटे डायगोनल। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, रेगुलर हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल होंगे। जैसे ये वाला डायगोनल देखो, ये वाला डायगोनल आप देखिए, ये वाला आप डायगोनल देखो, ये वाला डायगोनल। रेगुलर हेक्सागन सिमेट्रिक फिगर है। ये वो डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर हिस्से कर रहा है। जैसा ऊपर हो गया वैसा नीचे। भाई जैसे रेगुलर हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, सब बराबर है। ये वाला डायगोनल दो बराबर हिस्से कर रहा है, क्योंकि जितना आधा ऊपर चला गया और आधा सेम नीचे रह गया। तो ये है बड़ा डायगोनल, लॉन्ग डायगोनल मेरे प्यारे भाई, लॉन्ग डायगोनल। अब रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। अब ऊपर नीचे बराबर बराबर नहीं हो गया? अगर ये कोण पूरा 120 डिग्री था, ये भी 120 डिग्री था, तो क्या आधा आधा नहीं हो गया मेरे भाई 60-60 डिग्री? क्या आधा आधा नहीं हो गया 60-60 डिग्री का? आप बोलोगे यस सर ये आधा आधा हो गया 60-60 डिग्री। क्या आपको दिखाई दिया? क्या आपको दिखाई दिया? अगर ये पूरा 120 डिग्री था तो ऊपर और नीचे बराबर हो गया आधा आधा, कि जितना लाइन एफसी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। जैसा लाइन एफसी के ऊपर है वैसा नीचे। पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा तब डाउट रखिएगा आपने, पहले पूरी बात सुनो। 60-60 डिग्री क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। तो वो डायगोनल जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े कर देते हैं, दो बराबर हिस्से कर देते हैं, उन्हें हम लॉन्ग डायगोनल कहते हैं, बड़े विकर्ण कहते हैं। जैसे कि यहां पे एफसी जो है वो एक लॉन्ग डायगोनल है, लॉन्ग डायगोनल। समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखो मेरे भाई, ये वाला डायगोनल देखो आप, एडी, ये वाला डायगोनल, ये एडी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डायगोनल भी मेरे भाई रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े करेगा। अगर ये आपका रेगुलर हेक्सागन है और मैं इसका ये डायगोनल खींचता हूं, ये वाला डायगोनल, तो दो बराबर टुकड़े हो गए। भाई जैसा इधर भी 3 साइड, इधर भी 3 साइड, बिल्कुल आधा आधा हो गया ना, हाफ हाफ। गणित छोड़ो रीजनिंग देखो, गणित छोड़ो रीजनिंग देखो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आधा आधा हो गया, हाफ हाफ, हाफ हाफ हो गया कि नहीं? तो ये डायगोनल मेरे भाई एडी, ये डायगोनल एडी ऐसा है जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। तो ये एंगल 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का, ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। अगर ये पूरा 120 डिग्री था, हाफ हाफ हो गया, तो ये एंगल भी आधा आधा हो जाएगा। भाई 120 का आधा 60-60 डिग्री, ये भी 120 का आधा हो जाएगा 60-60 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 60-60 डिग्री। समझ में ही बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ रही है। ऐसे ही
मेरे भाई ऐसे ही आप ये वाला डायगोनल देखो, अब दिमाग लगाने वाली चीज है। अब ये वाला डायगोनल देखो, ये डायगोनल भी रेगुलर हेक्सागन के दो टुकड़े कर रहा है, ये डायगोनल भी रेगुलर हेक्सागन के दो टुकड़े कर रहा है। भाई इस डायगोनल से एक दो तीन साइड ये रही, तीन साइड ये रही, ऊपर नीचे। तो ऐसे डायगोनल जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े करते, आधा आधा करते, आधा आधा हो गया कि नहीं? जैसा जैसा ये हिस्सा है वैसा ये हिस्सा, कोई फर्क थोड़ना है कि कोई फर्क है? तो एंगल भी ये पूरा 120 डिग्री है, ये पूरा 120 डिग्री है, तो आधा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये डायगोनल खींचता हूं मेरे भाई, सॉरी, अगर मैं ये डायगोनल खींचता हूं इस तरीके से, ये डायगोनल खींचता हूं मेरे भाई इस तरीके से, तो ये आधा आधा हो जाएगा 60-60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये डायगोनल आपका आ गया जी बी। ये तीनों लॉन्ग डायगोनल कहलाते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग डायगोनल है, लंबे विकर्ण। ये रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग डायगोनल है, लंबे विकर्ण। ये तीन जो है लॉन्ग डायगोनल होंगे। मान लीजिए कि तीनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं और ये जो पॉइंट है ये ओ है। ये जो पॉइंट है मेरे प्यार में, मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट इसको मान लेते कि ये पॉइंट ओ है। आप जानते किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब जैसे ये ट्रायंगल देखो ए ओ बी, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। 60 60 60 180, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री का बचेगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री का बचेगा। ये 60 तो तीसरा कोण भी 60 डिग्री का बचेगा। ये देखिए ये ट्रायंगल ओ ई ओ एफ, देखो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री का बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये देखिए ए ओ एफ, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री का बचेगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि आपको 6 ट्रायंगल यहां पे दिखाई दे रहे हैं। रेगुलर हेक्सागन में आपको यहां 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और ये 6 के 6 60-60-60, यानी कि 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, समबाहु त्रिभुज बन गए। ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज बन गए, समबाहु त्रिभुज। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60-60 डिग्री के हैं तो समझ जाना कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड भी बराबर होंगी। यानी कि अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये दोनों साइड भी स्मॉल ए होंगी। ये साइड भी मेरे प्यारे ये स्मॉल ए है तो ये दोनों साइड भी स्मॉल ए होंगी। ये 60-60 डिग्री, ये दोनों साइड भी स्मॉल ए होंगी। ये दोनों साइड भी स्मॉल ए होंगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं रेगुलर हेक्सागन कुछ नई फिगर नहीं है। रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही मेरे भाई कॉम्बिनेशन है। रेगुलर हेक्सागन जो होता है ना मेरे भाई, रेगुलर हेक्सागन, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, रेगुलर हेक्सागन जो होता है, रेगुलर हेक्सागन वो कुछ नई चीज नहीं है, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही कॉम्बिनेशन है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा के रख दो, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा के रख दो, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया। 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। मेरे भाई आप बोलोगे सर गजब का है ये, तो आज से पहले ऐसा देखा ही नहीं। तो रेगुलर हेक्सागन कुछ और नया चीज है। 6 समबाहु त्रिभुज को बस ऐसे चौंच से सटा के रख दो, चौंच से रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। और ये जितने भी लॉन्गर डायगोनल है, जितने भी बड़े बड़े डायगोनल है, आप मुझे बताओ लॉन्ग डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? लॉन्ग डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी मुझे ये बताओ। लॉन्ग डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? भाई ये डायगोनल स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए 2a। अगर मैं इस डायगोनल की बात करता हूं, ये डायगोनल एफ सी क्या आएगा? ए प्लस ए 2a नहीं आएगा? स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए 2a नहीं हो गया? ये डायगोनल भी ए प्लस ए 2a हो गया, ये साइड भी ए प्लस ए 2a। यानी कि रेगुलर हेक्सागन का हर बड़ा डायगोनल की लंबाई 2a होती है। 2a समझ में आया? लॉन्ग डायगोनल की वैल्यू 2a। क्लियर बच्चे? ईबी या बीई लिख दिया ना मैंने, ईबी को मैंने बीई लिख दिया। ईबी लिखो या बीई लिखो, एक ही तो बात है। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया।
तो रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, ध्यान सुनिएगा, अगर रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, तो अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड स्मॉल ए है, भुजा, ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है मेरे भाई स्मॉल ए, साइड स्मॉल ए, तो पेरीमीटर जो होगा वो भुजा का 6 गुना होगा। 6 साइड है ना, 6 ए, ए 6 भुजाओं जोड़ दो 6। अगर रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो बताइए क्या होगा। रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे सेम है, हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बराबर है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम है मेरे भाई, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड स्मॉल ए है तो ये इस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6, ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे मेरे भाई। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। सर आई एम स्टडिंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। अच्छा कुंडल बिस्त जी, वेरी गुड। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी पूरी बात नहीं हुई है मेरे भाई, लेकिन ये सवाल करके दिखाओ पहले आप, ये क्वेश्चन करके बताओ पहले आप। सवाल नंबर 18 जरा करके बताइए। सवाल नंबर 18, एक मैदान जिसका एरिया 2400√3 वर्ग मीटर है, एक नियमित षटभुज के आकार का, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन की शेप का है। सवाल में यह बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज 16.8 रुपए पर मीटर। अगर फेंसिंग करने की कॉस्ट 16.8 रुपए पर मीटर है, जैसे ये रेगुलर हेक्सागन की शेप का एक मैदान है, ऐसे इसके चारों फेंसिंग करनी, यानी कि चारों कांटेदार तार बिछानी है, चारों कांटेदार तार बिछानी है। अब 1 मीटर का खर्चा 16.8 रुपए है, तो आपसे पूछा है फेंसिंग करने की कुल लागत क्या होगी। तो भाई अगर मैंने मान लिया कि रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है, तो आप पहले साइड निकालो। रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या आएगा, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कर दीजिए, √3/4 A², √3/4 A², ये हो गया मेरे भाई। ये अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है तो उसका एरिया आएगा 6 गुणा √3/4 A²। सवाल के अनुसार हमारे पास जो रेगुलर हेक्सागन मैदान है, जो समषटभुजाकार मैदान है, उसका एरिया 2400√3 है, तो √3 से √3 कट गया, 6 से 2400 400 बार कट गया, तो A² बराबर आ गया जी 400 चौका 1600, A² 1600 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो रेगुलर हेक्सागन की साइड 40 आ गई, 40 मीटर। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 40 मीटर आ गई तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या आएगा मेरे भाई, परिमाप। भाई अगर एक भुजा 40 मीटर है तो ऐसी 6 भुजाएं होंगी 240 मीटर, 240 मीटर पेरीमीटर आ गया रेगुलर हेक्सागन का। अब इसकी कॉस्ट, चारों ओर फेंसिंग करनी है, फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा भाई, यहां से कांटेदार तार बिछानी है ऐसे चारों तरफ। अब 1 मीटर पे तार लगाने का खर्चा 16.8 रुपए है, तो 240 मीटर लंबाई पूरे पेरीमीटर की होगी, 240 मीटर पे तार लगाने का खर्चा कितना आएगा, 240 गुणा 16.8 रुपए ही आ जाएगा खर्चा, है ना। डेसिमल से जीरो, 24 × 8 = 192, 2 19, 24 × 1 = 144 और 19 मेरे प्यारे भाई 163, 19 24 से कम 24 और 19 43, 4332 रुपये, ये आएगा का आंसर। हाँ, क्यों? 64, सॉरी 4032 आएगा, 4032, 4032 आएगा।
समझ में आ गया बच्चे? किसी को यहां तक कोई डाउट? 4032 रुपीज। क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया? आप बोलोगे यस सर, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में तो कितने डायगोनल होते हैं? अगर 6 साइड है तो 6 तिया 18/2। रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स। रेगुलर हेक्सागन में कुल 9 डायगोनल्स होते हैं। मैंने आपको केवल जो 3 बड़े डायगोनल है वो बताएं, 3 बड़े डायगोनल। बाकी डायगोनल क्या होंगे वो भी तो समझो, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई सभी बच्चे, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। मैं आपके सामने फिर से एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, फिर से बन गए रेगुलर हेक्सागन इस तरीके से। A B C D E F, रेगुलर हेक्सागन हो गया मेरे भाई। और इसकी 6 की 6 साइड बराबर है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल होते हैं। 3 डायगोनल तो जो बड़े बड़े हैं उनकी लंबाई होती है 2a। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड a है तो बड़े डायगोनल की लंबाई 2a। अब मैं आपको बता रहा हूं छोटे डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल की लंबाई क्या होगी? शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल। बाकी 6 डायगोनल छोटे होंगे, शॉर्टर डायगोनल की लंबाई क्या होगी? शॉर्टर डायगोनल की लंबाई क्या होगी? सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे मेरी बात को देखिए। एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, मन में बिठा लो, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। कैसा है बात में जानेंगे मेरे भाई। अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल 30 30 120 डिग्री है, अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 30 30 120 डिग्री हैं, तो अगर 30 डिग्री के सामने ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड √3a होगी, √3a, √3a। यानी कि साइड का रेशियो 1:1:√3 होता है। साइड का रेशियो 1:1:√3। ये मन में बिठा लो, ये मन में बिठा लो मेरे भाई। समझ में आया? अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 30 30 और 120 डिग्री हैं, तो उसकी साइड ए और √3a होती है, यानी कि भुजाओं का रेशियो 1:1:√3 आएगा। अब छोटे डायगोनल क्या होंगे? देखिए छोटे डायगोनल, ध्यान सुनेगा। जैसे ये वर्टेक्स पकड़ लो, ये कोना आपने पकड़ लिया, तो ये कोना अगर आप यहां वर्टेक्स ए से शुरू करते हो, एक कोना छोड़ के दूसरा कोना लेना है। आपने पॉइंट ए से डायगोनल खींचना है, तो एक कोना बी छोड़ दो, सी को मिलाओ। ये रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, ये रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, छोटा डायगोनल, छोटा विकर्ण है। यह है रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल। आपको पता है रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटर एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटर एंगल 120 डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री आएगा। बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर बाकी दोनों भुजाएं बराबर है तो बाकी दोनों कोण भी तो बराबर होंगे भाई। तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ये 120 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। 60 का आधा 30 30 डिग्री, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से घटाओ 60 बचे, दोनों बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर है ना, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये दोनों भुजाएं स्मॉल ए बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो क्या ये 120 30 30 नहीं बन गया? 120 30 30 नहीं बन गया? यानी कि अगर ये साइड स्मॉल ए है, डायगोनल कितना आएगा? √3a आएगा, √3a। यानी कि रेगुलर हेक्सागन का ये छोटा डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, AC, छोटा डायगोनल AC, इसकी लंबाई √3 है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये भी रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, ये भी रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, ये भी इस तरीके से छोटा डायगोनल है, छोटा डायगोनल। इन सब की लंबाई क्या आएगी? √3 हो गए। AC CE AC CE, जल्दी जल्दी समझो मेरे प्यारे भाई। और ये AE, ये छोटे डायगोनल है, इनकी जो लंबाई आएगी वो √3a होगी, √3a। तो रेगुलर हेक्सागन के बड़े डायगोनल की लंबाई 2a होती है, छोटे डायगोनल की लंबाई √3a होती है। छोटे डायगोनल मतलब
कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, एक वर्टेक्स छोड़ के बाकी को मिला दो। जैसे आपका रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन 6 छोटे डायगोनल होते हैं। ये भी छोटा डायगोनल है, ये भी छोटा डायगोनल है, ये भी छोटा डायगोनल है, ये भी छोटा डायगोनल है मेरे प्यारे भाई यहां पे, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी छोटा डायगोनल है, ये भी छोटा डायगोनल है, ये 6 छोटे डायगोनल है। तो रेगुलर हेक्सागन में 3 बड़े और 6 छोटे, कुल 9 डायगोनल होते हैं मेरे भाई। 6 छोटे और 3 बड़े, ये 3 बड़े हो गए, 1 2 और ये 3 बड़े और 6 छोटे। हर छोटे डायगोनल की जो लंबाई है √3 √3 होते, ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया, √3 √3 √3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। कौन से कॉन्सेप्ट से? इस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जब मैंने ये छोटे डायगोनल्स को मिलाया, छोटे डायगोनल्स को मिलाया है भाई, छोटे डायगोनल को, तो ये जो ट्रायंगल बना ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल को कि जो है इसकी तीनों साइड बराबर है। ये भी √3 है, ये भी √3 है और ये भी √3 है। तो ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। कॉन्सेप्ट भी है कि अगर रेगुलर हेक्सागन के 3 छोटे डायगोनल को मिलाया जाए तो ये जो ट्रायंगल ACE बनेगा ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हर एक की वैल्यू √3 होती है। क्लियर है? तो ये छोटे डायगोनल की लंबाई है, बड़े डायगोनल की लंबाई में बता चुका हूं। एक और छोटी सी बात जो मुझे आपको पढ़ानी है, एक और छोटी सी, कि भाई रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। एक बार बताइए बच्चों, जैसे रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन है। अब अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है O, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। अब मैं इनको मिटा देता हूं मेरे भाई, मैं इनको मिटा दूं, इस तरीके से मैं मिटा देता हूं। ये मैंने मिटा दिया, ये हाँ जी। अब मुझे बताओ ये क्या है? अब आपको क्या दिख रहे हैं? आप कहोगे सर 3 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं। ये 3 क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हैं, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस समझते हैं? रोम्बस समझते हैं? देखो ये होता है रोम्बस, ये रोम्बस कहलाता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, चारों भुजाएं बराबर हो, स्मॉल है स्मॉल है, और आमने सामने की पैरेलल हों, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल, इसे बोलते हैं रोम्बस। ये ज्योमेट्री में हम पढ़ाएंगे इसको रोम्बस। हिंदी में इसका नाम है समचतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाओं वाला समान। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं, कोण 90 डिग्री नहीं है। अगर चारों कोण 90 डिग्री के हो गए तो स्क्वायर बन जाएगा। यहां 90 डिग्री के कोण नहीं है, चारों नहीं, 90 डिग्री के कोण नहीं है मेरे भाई, है ना, टेढ़ा है इस तरीके से। तो यहां पे मेरे दोस्त जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, क्या ये 3 रोम्बस नहीं होंगे? भाई आप इसको ऐसे मिलाएंगे पूरा का पूरा तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आधा डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। आप जानते हैं मेरे भाई कि ये रेगुलर हेक्सागन है, सारी भुजाएं बराबर हैं, ये भी बराबर होगा मेरे भाई। तो यहां पे हर एक कुछ, और ये आमने सामने का पैरेलल है ही, ये स्मॉल है, 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 ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड है, ये स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है, और ये पैरेलल तो है ही आमने सामने का, दिख ही रहा है, ये आमने सामने का ये पैरेलल तो है ही, ये पैरेलल तो है ही। यानी कि क्या बन गया? 3 रोम्बस बन गया। ये भी मेरे दोस्त एक रोम्बस बन गया, ये भी रोम्बस बन गया, ये भी रोम्बस बन गया। तो रेगुलर हेक्सागन
3 रोम्बस से बनता है। रेगुलर हेक्सागन के अंदर 3 रोम्बस भी होते हैं। रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 3 रोम्बस का एक कॉम्बिनेशन है। 3 रोम्बस का एक कॉम्बिनेशन है। आप बोलोगे यस सर, बात क्लियर है एकदम। जिसको ना समझ में, इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है कि दिमाग पे जोर डाले, छोड़ देंगे। अगर आप यहां इसके सेंटर को मिला देंगे मेरे भाई, तो आपको यहां पे 3 रोम्बस दिखाई देंगे। अब 3 रोम्बस दिखाई दे रहे, 3 रोम्बस, ओ ए बी सी, ओ ई डी सी, ओ ई एफ ए। और ये रोम्बस का आधा आधा हो रहा है, रोम्बस का आधा आधा हो रहा है मेरे भाई, है ना। ये रोम्बस का आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये इस रोम्बस का आधा हो गया। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो रेगुलर हेक्सागन के जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बड़े डायगोनल की लंबाई 2 है, छोटे डायगोनल की लंबाई √3 है। ठीक है ना। अब ये सवाल 19 बाद में करेंगे, ये सवाल आप मुझे करके बताओ। ये सवाल आप मुझे करके बताओ, सवाल नंबर 20 जल्दी से करके बताएंगे ये। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, बहुत बढ़िया। देखो, जरूरी नहीं कि रेगुलर हेक्सागन ऐसे ही बनाया जाए। रेगुलर हेक्सागन को ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी रेगुलर हेक्सागन ही है। ठीक भाई, इसी को रोटेट कर दो, इसी को ऐसे रोटेट कर दो, ये आ जाएगा। ये भी रेगुलर हेक्सागन है, ये भी रेगुलर हेक्सागन है, कैसे भी बनाओ। आपके सामने डायग्राम दिया है, पी क्यू आर एस टी यू रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 है, साइड 12 है, 1 2 3 4 5 6, हर एक साइड इसकी 12 है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल एस क्यू यू का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। भाई रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे को मिला है, छोटे डायगोनल की लंबाई 12√3। ये भी छोटा डायगोनल है, इसकी लंबाई 12√3। ये भी छोटा डायगोनल है, इसकी लंबाई 12√3। और इसी ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है, इसी ट्राइंगल का एरिया, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और अभी समझाया मैंने, जस्ट अभी 1 सेकंड पहले समझाया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। संभावित त्रिभुज का एरिया √3/4 A²। भुजा कवर, यहां पे भुजा 12√3 है, यहां पे भुजा 12√3 है, 12√3 का स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर, √3/4, 12√3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 144 36 बार, 36 दिया 108, तो 108√3 हो गया, 108√3। ये सवाल का आंसर है 108√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
सवाल में बोला ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर इन साइड के मिड पॉइंट है, तो पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? पी क्यू आर का एरिया बताइए जल्दी से, सॉरी जल्दी से कर लेते हैं मेरे भाई, पी क्यू आर का एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है भाई। ये रेगुलर हेक्सागन है, पी क्यू आर मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है बच्चों, आर इसका मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट है, ये भुजाओं के मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, तो पी क्यू आर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एक बात बताते हैं मेरे भाई कि जैसे मैंने आपके सामने ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बना दिया, मुझे पता है कि ये साइड ए है तो ये इसका डायगोनल 2a होगा। अगर मैंने आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बनाया तो ये साइड ए है, ये 2a होगा, ठीक है भाई। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाता हूं, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिलाता हूं मध्य बिंदु को, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एवरेज आएगी। 2a और a को जोड़ के आधा करो, एवरेज 3a/2, ये वैल्यू 3a/2 होगी, ध्यान रखिएगा। a + 2a का आधा, अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन भी एवरेज हो जाती है। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब आगे मेंसुरेशन है, तो मिक्स सवाल है, मिसलिनियस है ना। ये साइड ए है, ये 2a है, ये दोनों पैरेलल हैं मेरे भाई, पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, a + 2a का आधा 3a/2। ऐसे ही यहां पे रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड 12 है, तो भाई ये इसका डायगोनल 24 है, तो ये आ जाएगा जी 12 24 36 का आधा 18, ये 18 आ जाएगा यहां पे 18। समझ में बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो ये भी 18 होगा, ऐसे ही ये भी 18 होगा और ये भी 18 होगा। तो ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 भुजा का वर्ग 18 का वर्ग, 18 का वर्ग 324, 324/4 81, 81 √3 आएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन 81√3, ये इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 22वां। देखो दोस्त एक बात ध्यान सुनेगा, ये ध्यान सुनेगा। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जितने भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, ये है शेडेड एरिया के। पेपर में अक्सर शेडेड एरिया के सवाल आते हैं, शेडेड एरिया के मेरे भाई, रेगुलर हेक्सागन के शेडेड एरिया के सवाल पहले तो बहुत आते थे, अब तो आना कम हो गए। देखो बच्चों ये रेगुलर हेक्सागन है, आप ज्योमेट्री नहीं रीजनिंग लगाइए मेरे भाई, आप यहां पे गणित का इस्तेमाल नहीं रीजनिंग का इस्तेमाल कर लिए, आधा हो गया मेरे भाई। ये रेगुलर हेक्सागन आधा हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन मेरे दोस्तों यहां पे आधा हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन यहां पे आधा हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप इसको यहां से मिला दीजिए, आप इसको यहां से मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, और आप इसको यहां से मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए, ये मैंने मिला दिया। ये रीजनिंग के हिसाब से आप देखो कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल ऊपर है और 6 ही ट्राइंगल नीचे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सबका एरिया बराबर होगा, इन सबका एरिया सेम होगा मेरे भाई, सबका एरिया बराबर होगा। ध्यान से सुनी के रहिएगा, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा, इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा। बिल्कुल सिमेट्रिसिटी से इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो रेगुलर हेक्सागन में ये मेरे प्यारे भाई, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, छोटा डायगोनल ये बीच में से मिला दिया, तो ये जितने भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं रीजनिंग के हिसाब से सिमेट्रिसिटी से सबका एरिया बराबर है। और हर एक का एरिया मेरे भाई, जैसे इसकी बात करो, आप इसकी बात करो बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। हर एक का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का आधा है।
भाई ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा है, आधा, क्योंकि ये और ये बराबर है। समझ में आया? समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर हेक्सागन में सिमेट्रिसिटी से अगर हम ये खींचेंगे तो 6 इक्विलेटरल, 6 ट्रायंगल ऊपर 6 नीचे, सभी का एरिया बराबर बराबर होगा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब सवाल देखो इस पे कैसे आते हैं। पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी यू, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। पूछे तब ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी, सवाल के अनुसार ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी और रेगुलर हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू के एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके एरिया का रेशियो पूछा गया है, ये एरिया का रेशियो पूछा गया है सवाल के अनुसार। ट्रायंगल पी आर टी और पी क्यू आर एस टी यू के एरिया का रेशियो पूछा गया है। बहुत बढ़िया, देखिए अलग से बता देते हैं, गजब का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसमें 6 भुजाएं, ये रेगुलर हेक्सागन है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, और कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहां पे? पीआरटी। तो पीआरटी को मिलाओ, ये पीआरटी को मिला दिया, पीआरटी को मिला दिया, ये मिला दिया मेरे भाई। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल पीआरटी और पी क्यू आर एस टी यू के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप मेरे दोस्त ये देखिए, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, अगर सेंटर से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा रोम्बस, रोम्बस को मिला दो। आपको यहां पे 6 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर है। यानी कि अगर मैं रेगुलर हेक्सागन को देखूं तो इसमें 6 ट्रायंगल हैं, 6 के 6 का एरिया बराबर है। और ट्रायंगल पीआरटी को देखूं तो ट्रायंगल पीआरटी में ऐसे 3 ट्रायंगल है, 1 2 3, 3 ट्रायंगल है। ट्रायंगल पीआरटी में ऐसे 3 ट्रायंगल है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा, 1/2 यानी कि 0.5। तो बी ऑप्शन आंसर है 0.5। मान लीजिए कि रेगुलर हेक्सागन का ये आपका सेंटर बनेगा, सेंटर, सेंटर से अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये 3 रोम्बस बन जाएंगे। ये रोम्बस का आधा ही तो है भाई, अगर आपका ये रोम्बस है, मान लीजिए ऐसे खींचोगे तो रोम्बस का आधा ही तो है, बराबर बराबर हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े रेगुलर हेक्सागन में 6 ट्रायंगल है, ये आधा ही तो हो गया, 1 2 3, 3 ट्रायंगल, 1/2। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में। ये वाला सवाल देखिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 23, ये 2017 के मेंस के पेपर में सवाल आया है। आपके सामने एक डायग्राम दिया है, ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 है। ये रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे शेडेड एरिया पूछा है, शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया पूछा है मेरे भाई। आप इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दो जरा इस तरीके से, ये मिला दीजिए बच्चों, ये सेंटर ओ है, आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए मेरे भाई। तो आपको नहीं लग रहा मेरे भाई कि ये एक तो पूरा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो बन गया पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा। भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया 12 12 ये, और ये बन गया जी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1.5 गुना ही तो करना है, 1.5 गुना। भाई ये दिमाग लगाओ, अभी मैंने समझा, ये रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी रेगुलर हेक्सागन का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा हिस्सा है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 1.5 गुना हो गया। अगर यहां रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी 12 होगी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं निकालना, 1.5 गुना। भाई ये अगर पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक और आधा 1.5 हो गया, 3/2। इसका 3/2 गुणा करना है, 3/2 गुना, तो कितना आ जाएगा?
12 का स्क्वायर 144, 144 बटे 8 18, 18 तिया 54, तो 54√3 इस सवाल का आंसर है 54√3। यानी कि घबराना नहीं है ऐसे सवालों से, 54√3 आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ये बताओ जरा, सवाल नंबर 24 करिए। सवाल नंबर 24, आपके सामने एक डायग्राम दिया है जिसमें ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ए इसका सेंटर है, शेडेड एरिया आपसे पूछा है, शेडेड एरिया आपसे पूछा है ना। इसकी साइड भी दी है 24, इसकी साइड जो है आपको सॉरी 24 सेंटीमीटर दी है साइड, ये वाली शेडेड एरिया आपसे पूछा है, ये शेडेड एरिया बताओ जी। मेरे दोस्त घबराना कैसा, शेडेड एरिया आपसे पूछा है भाई, ये एरिया शेडेड है। एक काम करो, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा दूं और यहां चुपका दूं, यहां चुपका दूं, तो क्या हमने कोई गलती कर दी क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी, सेम ही तो है ये सेम ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा दूं, ये वाला एरिया, एरिया डिलीट नहीं कर रहे, शिफ्ट कर रहे हैं, और यहां चिपका दूं, तो क्या हमने कोई गलती कर दी क्या? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि ये मुझे निकालना है, ये एरिया निकालना, और ये क्या है? पूरे रेगुलर हेक्सागन का आधा। यह है पूरे रेगुलर हेक्सागन का आधा, पूरे रेगुलर हेक्सागन का आधा। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा। ये होगा मेरे भाई 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा 3 का। समझ में आया भाई? अगर ये सेंटर है तो ये ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, 1 2 3, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा। साइड 24 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 24 का स्क्वायर। ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनका एरिया निकालना है, बस 3 से गुणा कर देंगे। 24 का स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 तिया 432√3 आ गया आंसर, सी ऑप्शन 432√3, 432√3 आंसर। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में तो आई है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस चैप्टर का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 25, बनाओ लास्ट क्वेश्चन। करो जल्दी से। डी ऑप्शन सही से बताओ भाई। ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 इसका एरिया है। आपसे पूछा है यहां पर शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया आपसे पूछा है।
भाई रेगुलर हेक्सागन का एरिया 180 है, शेडेड एरिया आपसे पूछा है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन में 6 ट्राइंगल होते हैं ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक, यानी कि इसका एरिया जो होगा रेगुलर हेक्सागन का बटे 6 हो जाएगा, ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है। भाई अगर आप इसको ऐसे भी मिला देते हो तो आपको ये देखो कि रेगुलर, ये ट्राइंगल के भी 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस ट्राइंगल के भी 6 टुकड़े हो गए। और इस ट्राइंगल में भी इसी एक और एक दो शेडेड है, दो शेडेड है यानी कि 1/3। तो ये जो एरिया शेडेड है, ये जो एरिया शेडेड है, ये पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है 30 में से भी 1/3 ही शेडेड है, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया है, केवल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां आपको मेरे भाई रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ये पूरा आपका रेगुलर हेक्सागन एरिया 180 है, ये रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया आएगा 180/6 यानी कि 30 आ गया। अब हमें ये शेडेड निकालना है। अगर मैं ये खींच देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है टोटल, बराबर है 6 के 6, और उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, यानी कि 1/3 एरिया शेडेड है। तो जो शेडेड एरिया है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का 1/3 है, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बच्चे 12 और 15 बता रहे वो गलत है, दिमाग से करना है मेरे भाई, ठीक है, खत्म। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई एक सवाल मैंने छोड़ा है, इसे आप खुद से ट्राई करिएगा, सवाल नंबर 19 खुद से ट्राई करिएगा इसे। इसी के साथ मेरे दोस्त ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है, दी एंड मेंसुरेशन 2D। इतने प्यार से और इतने सिंपल तरीके से, इतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ मैंने ये चैप्टर कराया। हमने पूरा ट्रायंगल पढ़ा दिया, हमने पूरा क्वालिटल पढ़ा दिया, हमने पूरा सर्कल पढ़ा दिया मेरे भाई, और हमने जो है पूरा पॉलीगन पढ़ा दिया। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को बहुत बारीकी से मैक्सिमम चीजें कवर किए। कैलकुलेशन के भी मेथड्स मैंने आपको सिखाए कि कैसे जल्दी कैलकुलेशन करने, कल कॉन्सेप्ट ही नहीं, कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स पढ़ी हैं। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेंसुरेशन 3D। कल की क्लास से आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, कल मुलाकात करेंगे। अब बाय।